हेलो दोस्तों, मैं पूनम वेलकम करती हूँ आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल होम साइंस अड्डा पे, जहाँ पे हम लोग होम साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशंस करते हैं और जो भी डाउट्स हैं उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो आज के अभी हम लोग लास्ट टाइम में जो हम लोगों ने वीडियो देखा था, लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था होम साइंस के जो भी ब्रांचेस हैं और साथ ही साथ उसमें जो हमारा फर्स्ट पेपर है मैनेजमेंट, उसको लेके हम लोग चल रहे थे और उसके पूरे सिलेबस को हम लोगों ने देखा था। सिलेबस को हम लोगों ने 8 यूनिट देखे थे, उसके 8 यूनिट्स जो हैं वो देखे थे। और इसी क्रम में आज हम लोग जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? वो है होम मैनेजमेंट अर्थात गृह प्रबंध। गृह प्रबंध, अगर हम लोग गृह प्रबंध को देखें, ठीक ना, गृह प्रबंध को अगर हम लोग देखें तो गृह प्रबंध कैसा शब्द है? गृह प्रबंध एक ऐसा संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो गृह और दूसरा हमारा प्रबंध, ठीक ना। आइए थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं। अगर इस शब्द को हम लोग तोड़ के थोड़ा देखते हैं तो ये हमारा गृह का अर्थ क्या होता है? घर। और ये कैसा शब्द है? यह एक कैसा शब्द है? यह एक भावनात्मक शब्द है। गृह कैसा शब्द है? गृह एक भावनात्मक शब्द है, भावनात्मक शब्द है, ठीक ना। वहीं आगे हम लोग अगर देखते हैं किसको, आगे हम लोग जब देखते हैं प्रबंधन को, पहली बात ये भावनात्मक शब्द क्यों है? जो हमारा गृह है, गृह भावनात्मक शब्द क्यों है? गृह इसलिए भावनात्मक शब्द है क्योंकि घर में जो है हमारे परिवार के सभी सदस्य होते हैं और इन्हीं सदस्यों के बीच में क्या होता है? प्रेम, दया, त्याग, ये सारी भावनाएं होती हैं। इसीलिए गृह को कैसा शब्द कहा गया है? गृह को एक भावनात्मक शब्द कहा गया है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्यार, त्याग, ठीक ना, और जो भी हमारे कर्तव्य है उनका निर्वहन होता है, ठीक ना, और दया, क्षमा, ये सारी भावनाएं कहाँ होती है? ये सारी भावनाएं घर में ही देखने को मिलती हैं। इसीलिए गृह क्या है? गृह एक भावनात्मक शब्द है। आगे जब हम लोग प्रबंधन को देखते हैं तो सबसे पहले प्रबंधन क्या है? प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम लोग सोचने विचारने से करते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। अभी हम लोग अगस्त में इसको पढ़ रहे हैं और मान लीजिए कि ठीक 2 महीने बाद नवंबर में आप लोग को ऐसी सूचना मिलती है कि आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है। तो आप क्या करेंगे? दिमाग की घंटी तुरंत बन जाएगी, क्योंकि अभी तक बहुत दिन हो गया, डेट आया नहीं है एग्जाम के और हमारी जो तैयारी है वो क्या हो गई? सुस्त पड़ गई है। तो हम क्या करेंगे? हम तुरंत पहले सोचेंगे कि जो हमारे 5 ब्रांचेस हैं होम साइंस के, उसको हम लोग कैसे कवर करें, ठीक ना। किस पेपर को हम लोग कितना टाइम दें, कितने समय में पेपर एक जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे पेपर को हम लोग कितना टाइम दें, ठीक ना। तो ये सारी प्रिपरेशन आपकी कहाँ चलेगी? दिमाग में चलेगी, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने ये सोचा कि ठीक है, हम लोग अगर 2 महीने का टाइम है तो इसमें से हम लोग प्रत्येक दिन अगर 2 घंटा फर्स्ट पेपर को, 2 घंटा सेकंड पेपर को, 2 घंटा थर्ड पेपर को, इसी प्रकार 2-2 घंटा अगर पांचों पेपर को दें तो कितने घंटे हो गए? 10 घंटे हो गए। पढ़ लेंगे आप लोग आराम से। 10 घंटे आप लोग पढ़ लिए तो एकदम एग्जाम पक्का है, क्रैक हो जाएगा। और साथ ही साथ जो भी टेस्ट सीरीज है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हुए चले, तो हमारी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो 2 महीने में भी अच्छी हो जाएगी, ठीक ना। तो ये सारा प्रिपरेशन कहाँ चलता है? ये सारा प्रिपरेशन आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में चलता है, ठीक ना। और इसको लिखने का काम कब आप करते हैं? जब आपके दिमाग में ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तब आप अपने हाथों का प्रयोग करते हैं इसको लिखने के लिए। तो ये क्या है? ये एक मैनेजमेंट है। किसका? आपका अपना जो होम साइंस का सिलेबस है इसको कंप्लीट करने का एक मैनेजमेंट है, एक प्रबंधन है जो कहाँ चल रहा था? आपके मस्तिष्क में चल रहा था। तो सबसे पहली बात, प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है? प्रबंधन जो है क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक, मानसिक प्रक्रिया है। और इसमें इसके बाद से क्या होता है? इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। इस मानसिक प्रक्रिया को कंप्लीट करने के कुछ प्रोसेस होते हैं,
कुछ प्रक्रिया होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या है, वो होगा आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन की क्यों बात की जा रही है? देखिए, जब आप अपना एग्जाम का जो भी आप लोग अपना एक प्लानिंग तैयार करेंगे कि मुझे कितने कितने घंटे किस ब्रांच को देना है जिससे कि मेरा एग्जाम करेक्ट हो सके, तो ये सारी प्रक्रिया क्या है, ये सारी प्रक्रिया आपका आयोजन है, ठीक ना। फिर बीच में आपका आएगा ऑर्गेनाइज, इसको आप लोग कब ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक ना। तो जरूरी नहीं कि जो हम लोगों ने प्लानिंग किया है वो प्लानिंग हमारी 2 महीना एकदम सुचारू रूप से चलेगी। बीच में कई प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं जो इस प्लानिंग को क्या करती है, इस प्लानिंग में बाधाएं आ जाती हैं जो इस प्लानिंग को बाधित करती है कंप्लीट होने में। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग नियंत्रण का कार्य करते हैं, मतलब कि उसमें जो कमियां होती हैं उन कमियों को हम लोग फिर दूर करके फिर से उसको जारी करने का प्लान करते हैं। तो वो तो हमारा नियंत्रण हो गया। उसके बाद से हमारा आता है मूल्यांकन। जब सारा प्रोसेस हो जाएगा, एग्जाम आपके हो जाएंगे, रिजल्ट आपके आ जाएंगे, तब आप फिर देखेंगे कि अगर मुझे सफलता मिली है तो मैंने किस हद तक तैयारी की है, अगर नहीं मिली है तो कहाँ कमी रह गई है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मूल्यांकन हो गया। तो ये तीनों चीजें आ जाती हैं, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। उसके बाद से क्या होता है, इन सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें संसाधन की आवश्यकता होती है, संसाधन, ठीक। ये संसाधन कैसे होंगे, ये संसाधन जो होंगे वो 2 प्रकार के होंगे, ठीक ना। ये संसाधन कैसे होंगे, ये संसाधन 2 प्रकार के होंगे। एक तो हमारे होंगे मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन, और दूसरे हमारे होंगे अमानवीय संसाधन, ठीक। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग क्या करें, आप लोग कमेंट करें। तो एक तो हमारे मानवीय संसाधन हो गया, दूसरे हमारे अमानवीय संसाधन हो गए। मानवीय क्या हो गया, जो भी हमारे सोचने की, हमारे समझने की, हमारे विचारने की प्रक्रिया है, ये सारे हमारे मानवीय संसाधन हो गए। और अमानवीय, जिन भी बुक्स का, कॉपीज का, नोट्स का, पेन्स का हम लोग हेल्प ले रहे हैं, वो सारे अमानवीय संसाधन हो गए, ठीक ना। जो भी प्रकाश की व्यवस्था है, टेबल कुर्सी मेज की व्यवस्था है, ये सारी किस में आ जाएंगी, अमानवीय संसाधन में आ जाएंगी। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से जब हम इतना काम करेंगे तो निश्चित रूप से पूरी डेडिकेट होकर अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी क्या होगी, हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगी, आवश्यकता की पूर्ति, ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस हद तक हम चाहें उसी हद तक हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो, ठीक ना। तो इस आवश्यकता की पूर्ति में आवश्यक है कि जो आवश्यकता की पूर्ति हुई है उसमें क्या हो, उसमें हमें संतुष्टि भी मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा संतुष्टि, ठीक। तो ये जरूरी है कि इन सारे प्रोसेस में लास्ट में हमें किसकी प्राप्ति हो, संतुष्टि की प्राप्ति हो। ओके, सबसे पहली बात ये गृह है। गृह कैसा शब्द है, गृह मतलब घर होता है। घर एक भावनात्मक शब्द है। क्यों भावनात्मक है, क्योंकि यहाँ पे प्यार, त्याग, दया, क्षमा, ये सारी भावनाएं होती है। और ये सारी भावनाएं कहाँ होती है, ये सारी भावनाएं परिवार में होती हैं, ठीक। अगर हम लोग प्रबंधन की बात करें अर्थात मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक ना। मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ठीक ना, इन तीनों प्रक्रियाओं को करने के बाद से हमें संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन। उसके बाद से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है और हमें संतुष्टि मिलती है। ओके, एनी कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो आप लोग प्लीज कमेंट करें और बताएं। आगे हम लोग देखते हैं
कुछ हमारे विशेषज्ञ हैं जिनके द्वारा गृह प्रबंधन क्या है, उन्होंने क्या बताया है गृह प्रबंधन को। जैसे कि देखिए एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है कि गृह प्रबंध जो है एक बांध के समान है, ये किसका कथन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ठीक ना। गृह प्रबंध जो है व्यवहारिक विज्ञान है, ये किसका कथन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कुछ विशेषज्ञ हैं उनकी राय हम देखते हैं, उनका कथन देखते हैं कि वो गृह प्रबंध को क्या कहते हैं। अगर हम लोग आगे किसको देखें, अपने विशेषज्ञों को देखें, तो विशेषज्ञ जो होते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रॉस और फ्रेडल की, ठीक ना। ग्रॉस और फ्रेडल जो है वो क्या कहते हैं इसके विषय में। ग्रॉस और फ्रेडल कहते हैं ग्रॉस फ्रेडल कहते हैं कि गृह प्रबंध क्या है, गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है, गृह प्रबंध एक गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। और ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको मानसिक प्रक्रिया कहा जा रहा है। तो ये किसने कहा है, ये ग्रॉस और फ्रेडल ने कहा है कि गृह प्रबंध क्या है, गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। आगे हम लोग देखते हैं निकिल एंड डॉर्सी को, निकिल और डॉर्सी क्या कहते हैं। निकिल एंड डॉर्सी, निकिल एंड डॉर्सी कहते हैं कि आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति ही गृह प्रबंध है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति ही गृह प्रबंध है, ठीक। इनका कहना है कि आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, इनके द्वारा जब हम पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेते हैं तो वही क्या है, वही हमारा गृह प्रबंधन है, ठीक। आगे पी देवदास हैं। पी देवदास कहते हैं, पी देवदास तो भाई बहुत फेमस है, बहुत बार इनको एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कि बांध, गृह प्रबंध को बांध कहा जाता है, ये किसने कहा है। तो देवदास जी हमेशा बांध की बात करते हैं। पी देवदास जो हैं ये कहते हैं कि क्या, ये कहते हैं कि गृह प्रबंध बांध के समान है, गृह प्रबंध जो है वो किसके समान है, वो बांध के समान है, बांध के समान है, ठीक। आगे आते हैं कॉर्टिजन और लिचफील्ड। लिचफील्ड का कहना है कि प्रबंधन जो है वो एक्शन ऑफ साइकिल है, एक्शन ऑफ साइकिल कहा है, किसने कहा, लिचफील्ड ने कहा है। लिचफील्ड जी ने ये कहा है कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन जो है वो एक्शन ऑफ साइकिल है, प्रबंधन एक्शन ऑफ साइकिल, अर्थात क्रियाओं का चक्र है। लिचफील्ड ने कहा है प्रबंधन एक्शन ऑफ साइकिल अर्थात क्रियाओं का चक्र है।
आगे कॉर्टिजन है, कॉर्टिजन जी भी बहुत फेमस है। कॉर्टिजन क्या कहते हैं? कॉर्टिजन जी का कहना है कि गृह प्रबंध की तुलना इन्होंने किससे की है? इन्होंने व्यवहारिक विज्ञान की बात की है। व्यवहारिक विज्ञान कहा है किसको? गृह प्रबंध को। गृह प्रबंध को इन्होंने क्या कहा है? गृह प्रबंध को इन्होंने व्यवहारिक विज्ञान कहा है, ठीक ना। गृह प्रबंध को इन्होंने क्या कहा? गृह प्रबंध को इन्होंने व्यवहारिक विज्ञान कहा है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा गृह प्रबंध कैसा शब्द है, ठीक ना। उसको हम लोगों ने क्या किया? उसको हम लोगों ने खंडित करके देखा और उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से विशेषज्ञ हैं और उनकी क्या क्या राय है। तो अगर इस क्रम में हम लोग देखें कौन कौन से, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। ग्राउस और क्रेडल, ठीक ना। ग्राउस और क्रेडल का कहना है कि गृह प्रबंध एक मानसिक विज्ञान है, मानसिक प्रक्रिया है। गृह प्रबंध क्या है? गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। निकेल और डॉर्से का ये कहना है कि आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ठीक ना। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन जो कि एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक ना। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं और इसी को उन्होंने गृह प्रबंध कहा है। आगे लिचफील्ड है। लिचफील्ड ने इसे एक्शन ऑफ साइकिल कहा है। प्रबंधन को क्या कहा है इन्होंने? प्रबंधन को एक्शन ऑफ साइकिल कहा है। और टी देवदास जी ने इसे बांध की संज्ञा दी है कि गृह प्रबंध एक बांध के समान है। लास्ट में बचे कॉर्टिजन भैया। कॉर्टिजन जी ने कहा है कि यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। ओके, तो ये हमारे कुछ विशेषज्ञ हैं जिनका ये कथन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे आगे जो है वो विशेषता, ठीक ना। आइए विशेषता हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा गृह प्रबंध। गृह प्रबंध एक संयुक्त शब्द है जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ये क्या है? गृह एक भावनात्मक शब्द है जो क्योंकि यहाँ पे परिवार के सदस्य होते हैं, उनके बीच आपसी प्रेम, सहयोग, ये सारी भावनाएं होती हैं, ठीक ना। जिसकी वजह से क्या होता है? इसको एक भावनात्मक शब्द कहा गया है। और प्रबंधन, प्रबंधन क्या है? प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ठीक ना, ये तीनों जो है वो कार्य करते हैं और उसके बाद से क्या होता है? संसाधनों का प्रयोग करते हैं और हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है और अंत में हमें क्या होता है? संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ये हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। आगे हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे विशेषज्ञ हैं और उन्होंने गृह प्रबंध को क्या कहा है। इसके आगे हम लोग आज देखते हैं कि गृह प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या हैं। की विशेषताएं। क्यों हम लोग विशेषताओं को पढ़ रहे हैं? क्योंकि पता है, आप लोग को भी पता है कि किसी चीज के विषय में कुछ विशेषताएं होती हैं तभी हम उसका क्या करते हैं? उसको हम ग्रहण करते हैं और उसका हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गृह प्रबंध की अगर विशेषताओं की हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, गृह प्रबंध की विशेषताओं की बात करते हैं तो क्या है गृह प्रबंध? गृह प्रबंध की विशेषताओं में सबसे पहले जो है वो क्या है कि प्रबंधन एक क्या है? प्रबंधन एक कला है। प्रबंधन एक कला है। क्यों इसको कला कहा गया है? देखिए हर किसी के पास सारी सुविधाएं जो होती हैं वो पर्याप्त नहीं होती हैं। किसी के पास सुविधाएं कम होती हैं और किसी के पास सुविधाएं अधिक मात्रा में होती हैं, ठीक ना। और किसी के पास सुविधाएं जो होती हैं सीमित मात्रा में होती हैं। लेकिन कला ये होता है, चातुर्य और विवेक ये होता है कि कम से कम साधन में भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कम चीजों में भी, ठीक ना, कम
मात्रा में अगर उनके पास चीजें हैं फिर भी वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और कुछ लोग के पास पर्याप्त साधन होते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक घर को ही सजाना है, ठीक ना, कोई फंक्शन है उसमें हमें अपने घर को सजाना है और दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति के पास पर्याप्त फ्लावर्स हैं, मतलब फूलों की लड़ियां हैं, रंग बिरंगे कपड़े हैं और लाइट्स हैं। दूसरे व्यक्ति के पास कम मात्रा में फूल है, कम मात्रा में रंग बिरंगे कपड़े हैं और कम मात्रा में लाइट्स हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त फूल, कपड़े और लाइट्स हैं, अगर वो अपने बुद्धि और विवेक का सही तरीके से प्रयोग ना करे तो वो एक सुंदर सजावट नहीं कर सकता है, ठीक ना। उसके पास पर्याप्त सामान होने के बाद भी वो अब एक सुंदर सजावट नहीं कर सकता है, ठीक ना। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो है वो समझदार है, वो बुद्धिमान है, तो वो कम से कम सामान में भी अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से क्या करता है, सजा सकता है। उसी प्रकार से जो गृहिणियां जो होती हैं बुद्धिमान होती हैं, चातुर्य होती हैं, वो सीमित आय में भी अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं। लेकिन जिन महिलाओं को इन चीजों का सही ज्ञान नहीं होता है, संसाधनों का सही ज्ञान नहीं होता है, ठीक ना, वो पर्याप्त धन होने के बाद भी अपने घर को सही तरीके से संचालित नहीं कर पाती हैं। तो जो कम सामान में भी, कम साधनों में भी पर्याप्त कार्य को कर लेता है, यही उसके अंदर की क्या है, कला है। इसीलिए कहा गया है कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन इज एन आर्ट, प्रबंधन एक कला है, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कहा गया है कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक विज्ञान है। विज्ञान है। क्यों इसको विज्ञान कहा गया है? विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रबंधन की इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे चरण हैं जिनका मतलब जो भाग लेते हैं तभी हमारे प्रबंधन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। और वो चरण क्या है? वो चरण है आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ठीक ना। ये चरण जब भाग लेते हैं तभी हमारा प्रबंधन का जो कार्य है वो क्या होता है, पूर्ण होता है, ठीक ना। और ये भाग लेने के बाद से, ठीक ना, ये वैज्ञानिक रूप से जो है वो प्रबंधन में आयोजन, नियंत्रण, आयोजन, संगठन और नियंत्रण तथा मूल्यांकन जो है वो भाग लेते हैं। और सिद्धांतों का मतलब इनमें भी कुछ सिद्धांतों का कुछ रूल्स हैं, उनको अप्लाई करने के बाद से हम अपने प्रबंधन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रबंधन एक अदृश्य कला है। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है। प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है। इसको क्यों अदृश्य कौशल कहा गया है? हम लोगों ने देखा था मानवीय और अमानवीय संसाधन में जो भी मानवीय संसाधन होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक ना। आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं। तो मानवीय संसाधन क्या है? ज्ञान, बुद्धि, विवेक, चातुर्य, कौशल, ठीक ना, मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति, ठीक ना। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारी मानवीय कौशल में आती हैं। एक व्यक्ति के अंदर जितने भी गुण निहित होते हैं वो सारे किस में आते हैं? वो सारे मानवीय कौशल में आते हैं। और अमानवीय कौशल वो होते हैं जो हमें साक्षात दिखाई देते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, कॉपी, पेन, किताब, ठीक ना, लाइट की व्यवस्था, बैट्स, धन, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी अमानवीय संसाधन हैं। तो जो भी अमानवीय संसाधन होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं और जो मानवीय संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं? वो अप्रत्यक्ष होते हैं। तो एक व्यक्ति जो है वो प्रबंधन की प्रक्रिया में आयोजन का जो है वो जो आयोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने में उसे अपने तर्क का, उसे अपनी सोच का, अपने अपने विचार का प्रयोग करना होता है। तो इन चीजों का प्रयोग करके वो एक अच्छे से अच्छा प्रबंधन करता है, ठीक ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसे एक अदृश्य कौशल कहा गया है।
ये दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। प्रबंधन के द्वारा, प्रबंधन की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी व्यक्ति के विषय में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो मतलब कि उसके अंदर कितनी क्वालिटी है प्रबंधन की, लेकिन जब वो प्रबंधन करने के बाद से उसका जो फल आता है, अर्थात उसका जो रिजल्ट आता है, उसके द्वारा ये हम आंक सकते हैं कि उसने कितना बढ़िया प्रबंधन किया है, उसने उस व्यक्ति ने कितना अच्छे तरीके से प्रबंधन किया है, जिससे कि जो उसने कार्य किया है वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति होने के साथ साथ ही सभी व्यक्तियों को संतुष्टि की भी प्राप्ति हुई है, ठीक ना। इसीलिए प्रबंधन को क्या कहा गया, एक अदृश्य कौशल कहा गया, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर निहित होता है। अगला है कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसको क्यों सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा गया है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, अपने समाज में देखें, किसी भी संस्था को या फिर किसी भी संगठन को देखें, तो वहां पे प्रत्येक व्यक्ति को प्रबंधन का कार्य जो है वो करना होता है। अगर हम किसी कॉलेज की बात करें या फिर किसी स्कूल की बात करें, तो वहां पे प्रिंसिपल को भी प्रबंधन करना होता है, जो टीचर होता है उसे भी प्रबंधन करना होता है, जो विद्यार्थी होता है उसे भी प्रबंधन करना होता है। कैसे, देखिए, एक प्रिंसिपल को ये प्रबंधन करना होता है कि टीचर्स, ठीक ना, टीचर्स किस क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, कौन से टीचर अपने किस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं तो वो कौन सी क्लासेस लेंगे, किस समय पे ये सारी चीजें प्रक्रियाएं होंगी, क्या कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, अगर नहीं चल रही हैं तो वहां पे क्या नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्या रेगुलेट करने की आवश्यकता है, इन सारी चीजों का निर्धारण कौन करता है, प्रिंसिपल करता है। एक टीचर इस बात पे ध्यान देता है कि मैंने पाठ्यक्रम कितना पढ़ाया है, कितने समय में मुझे कितना पाठ्यक्रम समाप्त करना है, क्वेश्चंस पेपर्स मैं कैसे तैयार करूंगा, ठीक ना, किस टाइम पे बच्चों का मैं टेस्ट लूंगा जिससे कि बच्चों की जो है प्रिपरेशंस अच्छे हों। तो ये सारे प्रबंधन किसको करने होते हैं, टीचर को करने होते हैं। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट को कैसे प्रबंधन करना होता है, तो देखिए, स्टूडेंट को ये प्रबंधन करना होता है कि मुझे आज क्या पढ़ाया गया है, उसकी तैयारी मैं कैसे करूं, एग्जाम्स कितने दिन है, कितने दिन में मेरा सिलेबस ये मैं पूरा पढ़ लूंगा और इसको पूरा मैं जो है वो कंठस्थ कर लूंगा, जिससे कि एग्जाम में मुझे कोई दिक्कत ना आए। तो किसी भी संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को प्रबंधन करना होता है, ठीक ना। ऑफिस में भी बात करें तो यही सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो इसी प्रकार से प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी जगहों पे यह संचालित किया जाता है, ठीक ना। अगर हम अपने आसपास की बात करें तो हमारे आसपास में जितने संगठन है सब जगह प्रबंधन का कार्य किया जाता है, ठीक ना। इसीलिए प्रबंधन को क्या कहा जाता है, प्रबंधन को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक ना। आगे है कि प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है। विशिष्ट प्रक्रिया है। क्यों इसको विशिष्ट प्रक्रिया कहा गया है, प्रबंधन को इसलिए विशिष्ट प्रक्रिया कहा गया है क्योंकि इसमें आयोजन, नियंत्रण, संगठन और मूल्यांकन, ठीक ना, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये चारों चीजें जो है वो कार्यरत हैं, ठीक ना। इस विशिष्ट प्रक्रिया के ही द्वारा हम आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और संतुष्टि की प्राप्ति कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इसे एक विशिष्ट प्रक्रिया भी कहा गया है। अगला है कि प्रबंधन एक सामूहिक प्रयास है। छठवां है, प्रबंधन एक सामूहिक प्रयास है। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रबंधन एक सामूहिक प्रयास है? जी हाँ, प्रबंधन एक सामूहिक प्रयास है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आपके घर पे ही कोई फंक्शन पड़ जा रहा है तो क्या जो घर के मुखिया हैं सारे कार्य वही निर्वहित करेंगे? क्या सारे काम वही निपटाएंगे? नहीं, उसमें सबके काम बटे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा सा बर्थडे पार्टी ही है, ठीक ना, एक बर्थडे पार्टी की ही अगर हम लोग बात करें, घर में कोई बर्थडे पार्टी है तो उसमें कैसे सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं,
जैसे मान लीजिए कि जो घर के मुखिया हैं उन्होंने बताया कि हाँ इस बच्चे का बर्थडे पार्टी और इसको हम लोग मनाएंगे, तो वो सारी प्लानिंग तैयारी करते हैं, कैसे क्या होगा, कैसे क्या बनवाया जाएगा, कितने मेंबर्स आएंगे, क्या क्या चीजें पकवान बनेंगी, ठीक ना। लेकिन बनाने का काम और उसे देखने का काम, ठीक ना, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये क्या करती है, घर की गृहिणियां करती हैं, ठीक ना। वैसे भी नॉर्मल अगर छोटा मोटा बर्थडे पार्टी है तो घर में जो गृहिणी होती है वही नॉर्मली बना लेती है सब कुछ। अगर बड़े लेवल पे किया जा रहा है तो फिर हलवाई को बुलाया जाता है। लेकिन अगर छोटे से फंक्शन की बात की जाए तो छोटे से फंक्शन में लगभग घर की जो गृहिणियां होती हैं वही निपटा लेती हैं, ठीक ना। रही बात घर के डेकोरेशन की, तो जो बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, गुब्बारा फुलाना, गुब्बारों को लगाना, ठीक ना, चीजों को अरेंज करना। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से धीरे धीरे अगर देखा जाए तो घर के लगभग सभी मेंबर जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सभी लोग जो है वो भाग लेते हैं और कार्य को पूर्ण होने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है, ठीक ना। यहीं पे बात की जाती है टीम भावना की, टीम भावना, ठीक ना। टीम भावना की भी बात यहीं पे की जाती है। कहा ये होता है कि सामूहिक प्रयास को टीम भावना के नाम से भी जाना जाता है कि प्रबंधन में टीम भावना होनी चाहिए जिससे कि प्रबंधन का कार्य मतलब कि सही तरीके से जो है वो क्या हो, पूर्ण हो, ठीक ना। आगे है हम लोग का कि यह क्या है, प्रबंधन की आवश्यकता सभी स्तर पर होती है। अगला है हमारा छठवां सातवां है प्रबंधन की आवश्यकता सभी स्तर पर होती है। तो जी हाँ, प्रबंधन की आवश्यकता जो है वो क्या होती है, सभी स्तर पे होती है, चाहे वो कोई भी स्तर हो, वहां पे प्रबंधन की आवश्यकता होती ही है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग घर की बात करें तो घर में जो मुखिया होती है उसे भी प्रबंधन करना पड़ता है, जो गृहिणी होती है उसे भी प्रबंधन करना होता है, जो बच्चे हैं उन्हें भी प्रबंधन करना होता है कि हम अपने जो भी हमारा पढ़ाई का काम है उसे हम कैसे कंप्लीट करें, ठीक ना। तो वो प्रबंधन के द्वारा ही उसको संपादित करते हैं। तो प्रत्येक स्तर पे प्रबंधन करना होता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी ऑफिस की बात करें तो वहां पे बॉस को भी प्रबंधन करना होता है, जो मैनेजर होता है उसे भी प्रबंधन करना होता है, ठीक ना। जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें भी प्रबंधन करना होता है, जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें भी प्रबंधन करना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंधन की आवश्यकता जो होती है वो क्या होती है, वो सभी स्तरों पर होती है। अगला है कि प्रबंधन एक पेशा है। प्रबंधन क्या है, आठवां, प्रबंधन एक पेशा है। पेशा अर्थात प्रोफेशन है, ठीक ना। प्रबंधन एक प्रोफेशन है, क्यों, क्योंकि देखिए है भी प्रबंधन एक प्रोफेशन। अगर हम लोग बात करें किसी होटल की, ठीक ना, या फिर किसी हॉस्पिटल की, या फिर किसी स्कूल की, या फिर किसी ऑफिस की, हर जगह मैनेजर्स होते हैं जो सारे कार्य को मैनेज करते हैं, ठीक ना। तो ये एक प्रोफेशन के रूप में भी क्या है, इसमें व्यक्ति कार्यरत रहता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक पेशा भी है, ठीक ना। अगर हम लोग होटल्स की बात करें तो वहां पे मैनेजर्स के द्वारा सभी चीजों को प्रबंधन किया जाता है, होटल्स के रूम्स की, गेस्ट की, ठीक ना, जो भी आपकी फूडिंग सिस्टम है उसकी व्यवस्था, ठीक ना, इन सारी चीजों की व्यवस्था मैनेजर्स के थ्रू ही किया जाता है। अगर हम लोग स्कूल्स की बात करें तो वहां पे भी मैनेजर्स होते हैं जो सारी व्यवस्था को देखते हैं। उसी प्रकार ऑफिस में भी मैनेजर्स होते हैं जो सारी व्यवस्था को देखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजर क्या है, प्रबंधन एक क्या है, मैनेजमेंट एक पेशा है, ठीक ना। तो आगे है प्रबंधन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। 9वां है पूर्व निर्धारित
लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ से होती है? प्रबंधन से ही होती है। ठीक ना? क्या आप यहाँ पे वीडियो देखने से पहले या फिर पढ़ने से पहले क्या आपने अपने दिमाग में यह नहीं निर्धारित किया है कि मुझे एक जॉब लेनी है? तो आपने क्या किया है? आपने एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे टीजीटी पीजीटी में अपना एक सिलेक्शन लेना ही है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए आपने आयोजन किया है, आपने क्या किया? प्लानिंग किया है कि मैं कैसे पढूं, ठीक ना, मैं किन चीजों को कितना पढूं कि मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो पहले तो आपने लक्ष्य बनाया और फिर उस लक्ष्य के लिए आपने क्या किया? कार्य करना प्रारंभ किया। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे ही कार्य करते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप किस लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो कार्य करता है तो किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही करता है। तो जो भी हम पहले से अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, पहले से जिन लक्ष्यों को बनाते हैं, उन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? उन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम प्रबंधन का कार्य करते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक ना? कोई कंफ्यूजन हो सकता आप लोग को नहीं होना चाहिए। अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं। ठीक ना? आगे इसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक विज्ञान है, प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है, प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है। ठीक ना? और क्या है? प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक सामूहिक प्रयास है, प्रबंधन आवश्यकता के सभी स्तर पर कार्यरत रहता है, और क्या है? प्रबंधन एक पेशा है तथा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। ओके, कोई कंफ्यूजन? आगे हम लोग देखते हैं कि प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं। ठीक ना? विशेषताएं देख लिए हम लोग। विशेषताओं में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग बताएं। प्रबंधन के उद्देश्य, उद्देश्य हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? उद्देश्य हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि किसी भी चीज को करने का एक हमारा उद्देश्य होता है। हम बिना किसी उद्देश्य को किसी कार्य को नहीं करते हैं। यहाँ भी प्रबंधन के कुछ उद्देश्य हैं। उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें प्रबंधन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक ना? तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो क्या है? परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति। यहाँ होगा परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति। देखिए ये तो आप लोग को पता ही है कि जब भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो क्या होता है? हमें खुशी मिलती है, हम खुश रहते हैं। ठीक ना? और जब हम खुश रहते हैं तो जो भी लोग हमारी केयर करते हैं उन्हें भी खुशी की प्राप्ति होती है, वो भी खुश होते हैं कि हम खुश हैं। ठीक ना? इसी प्रकार से अगर हम अपने बच्चों को भी देखें या फिर घर में बच्चों को देखें तो जब बच्चे खुश रहते हैं तो माता पिता अपने आप ही खुश हो जाते हैं। बच्चे दुखी होते हैं तो माता पिता भी अपने आप ही दुखी हो जाते हैं। तो जो भी मुखिया होता है, जो भी घर का मुखिया होता है, उसका ये प्रथम लक्ष्य होता है कि घर का माहौल कैसा हो? सुखद बना रहे, स्वच्छ बना रहे। ठीक ना? वातावरण जो हो वो क्या हो? सुखद हो, शांतिमय हो। तो इसके लिए सबसे आवश्यक क्या है? उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। एक मुखिया जो होता है वो ये चाहता है कि मेरे घर में परिवार के सभी लोगों की आवश्यकताओं की
पूर्ति हो सके, क्योंकि घर के अगर सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति होगी तो अपने आप जो माहौल है वो क्या होगा, वातावरण जो होगा वो स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल होगा। ठीक ना। और ये एक मुखिया ये कोशिश भी करता है कि मैं प्रबंधन इस प्रकार से करूं कि सीमित आय में, कम आय में, या फिर जो भी मेरे पास पर्याप्त आय है उस आय में मैं परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकूं। अगर हम लोग बात करें एक गृहिणी की, तो देखिएगा एक जो गृहिणी होती है, समझदार गृहिणी, वो ये चाहती है कि घर में अक्सर देखिए बच्चों का ये डिमांड होता है कि ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, ये कर दीजिए, तो वो ये कोशिश करती है कि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ठीक ना। तो वो अपने सीमित आय में ही अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण बुद्धि का प्रयोग करके उन अपने बच्चों की आवश्यकताओं की वो क्या करती है, पूर्ति करती है। तो प्रबंधन का एक ये भी उद्देश्य होता है कि मैं किस प्रकार से प्रबंधन करूं, प्रबंधन की व्यवस्था को मैं कैसे करूं कि घर में सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ठीक ना। आगे है कि सीमित आय में अधिकतम आवश्यकता की पूर्ति। सीमित आय में अधिकतम आवश्यकता की पूर्ति। ठीक ना। देखिए जरूरी नहीं कि जितने लोग हैं सबके पास पर्याप्त धन ही हो। ठीक ना। बहुत लोग, अब तो बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो ये कह नहीं सकते हैं कि हाँ सबके पास पर्याप्त धन है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो इस कंडीशन में व्यक्ति क्या करेगा, इस कंडीशन में व्यक्ति कम आय में भी, सीमित आय में भी सोचेगा कि मैं घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकूं। ठीक ना। इसके लिए व्यक्ति की जो क्या है, क्या करेगा, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करेगा कि मैं कैसे, किस प्रकार से इस ऐसा बजट बनाऊं जिससे कि आय व्यय दोनों को नियंत्रित करने के साथ साथ ही बचत की भी संभावना मैं रख सकूं। क्योंकि इस कंडीशन में अगर बचत की संभावना होगी तो परिवार का जो स्तर है वो सही बना रहेगा। तो इसीलिए जो घर का मुखिया होता है, जो भी मैनेजमेंट करता है, उसका ये प्रथम उद्देश्य होता है कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ ही जो उसकी सीमित आय है उस आय में सब मतलब जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया है, जो एक गृहिणी होती है, चूंकि घर में सभी सदस्यों की जब अलग अलग फरमाइश होती है तो उसकी ये कोशिश होती है, ठीक ना, कि किस प्रकार से मैं सबकी रिक्वायरमेंट को जो है क्या वो कंप्लीट कर सकूं, सबकी जो मांग है, बच्चों की जो अलग अलग मांग है उसको मैं पूरी कर सकूं। तो इस प्रकार से एक जो सही प्रबंधक होता है वो सीमित आय में भी लोगों की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता की पूर्ति करने की पूरी कोशिश करता है। अगला है गृह कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करना। गृह कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करना। ठीक ना। एक गृह कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करना, तो देखिए एक जो गृहिणी होती है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से कार्य को कर रही है। ठीक ना। एक तो होता है कि कार्यों को की बस पूर्ण पूर्ति कर देना, और दूसरी होती है कि कार्यों को इस प्रकार से करना कि हमें संतुष्टि की प्राप्ति हो। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि घर के सदस्य हैं, ठीक ना, घर में जो भी सदस्य हैं अगर उनको मतलब कि स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा है तो एक तो होता है कि हम कुछ भी बना के रख दें, किसी तरह से भी उनका पेट भर जाए। दूसरा ये होता है कि हम किस प्रकार से उनको, उनकी क्या इच्छा है खाने की, उसको कैसे हम बनाएं कि उनकी जो तृप्ति है, जो संतुष्टि है वो पूर्ण हो सके।
ठीक ना। इसी प्रकार से आवश्यकताओं की भी बात होती है। जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसको हम किस प्रकार से पूर्ण करें। जैसे कि ये जरूरी नहीं है कि हम महंगे से महंगे फल को ही खाएं। एक जो चातुर्य गृहिणी होती है वो कम सस्ते दाम के सब्जियों को और फलों को भी खरीद के वो अपने घर के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। ये आवश्यक नहीं है कि हम जो है वो मॉल से या फिर किसी स्टोर से ही जाके वेजिटेबल्स को लोए, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पे सब्जियाँ क्या होती हैं फिर महंगी हो जाती हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो चातुर्य गृहिणी होती है वो कुशलतापूर्वक अगर अपने कार्य की वो संपादित करती है तो जो प्रबंधन होता है वो उसको क्या माना जाता है, एक अच्छा प्रबंधक माना जाता है। आगे है पारिवारिक स्तर को बनाए रखना। पारिवारिक स्तर को बनाए रखना, और ये कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारे आय व्यय के नियंत्रण से, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हमें व्यय का पता ही ना हो, जो भी आय हमारे हाथ में आया उसको हम व्यय करते गए और लास्ट में ऐसी कंडीशन आ गई कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई और हमारा व्यय क्या हुआ, समाप्त हो गया। हमारा जो खर्च है, सॉरी व्यय नहीं, हमारे पास जो आय था वो आय क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक ना। तो ये तो सही मैनेजमेंट नहीं कहा जाएगा, ठीक ना। तो पारिवारिक स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जब भी हमारे पास आय, मतलब जो भी हमारा आय है उसका हम एक व्यय का ब्यौरा तैयार कर लें और उसमें से ये मान के चले कि हमें कुछ बचत करके रखनी है क्योंकि किसी को नहीं पता कि समय और परिस्थिति कैसी आ जाए। सॉरी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हमें आकस्मिक मतलब अचानक से धन की आवश्यकता पड़ जाती है और उस कंडीशन पे अगर हमारे पास धन नहीं होता है तो फिर क्या होता है फिर हमें कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है और कर्ज लेने के कंडीशन में फिर हमारे ऊपर एक प्रेशर हमेशा बना रहता है कि हमें उसका कर्ज चुकाना और धीरे धीरे इस कंडीशन में कर्ज बढ़ता चला जाता है और हमारी पारिवारिक स्तर जो है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो ये आवश्यक है एक चातुर्य गृहिणी के लिए कि वो आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखे, साथ ही साथ वो बचत का भी प्रावधान करके रखे जिससे कि पारिवारिक स्तर बना रहे। अगला है वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में। तो देखिए जो हमारे ऊपर की आवश्यकता है, अगर ये आवश्यकताएं हमारी पूर्ण होती हैं तो ये अपने आप ही जो है वो घर का वातावरण स्वच्छ और सुंदर बना रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा अगर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो हम खुश होते हैं, ठीक ना। जब हम खुश होते हैं तो अपने आप खुशहाली का जो माहौल वो घर में बना रहता है, सभी लोग खुश रहते हैं और सीमित आय में अधिकतम आवश्यकताओं जब हम सीमित आय का प्रयोग करते हैं तो बचत बना रहेगा जिससे कि पारिवारिक स्तर सही बना रहेगा। कार्यों को कुशल पूर्वक संपादित करेंगे तो सबको संतुष्टि की प्राप्ति होगी और उससे भी हमारा वातावरण जो है वो क्या होगा, स्वच्छ और सुंदर बना रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक प्रबंधक के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक ना। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। अब आगे हम लोग देखेंगे एक प्रबंधक के अंदर क्या क्या गुण होनी चाहिए। क्यों प्रबंधक के हम गुणों को देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि देखिए जो प्रबंधक होता है वो चूंकि एक संगठन को, ठीक ना, किसी भी संगठन को या फिर किसी संस्था को मैनेज करता है, तो ये बहुत जरूरी है कि एक प्रबंधक के अंदर वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि एक अच्छी तरह से किसी भी संस्था या संगठन को वह संचालित कर सके, ठीक ना। चाहे वो घर का मुखिया ही क्यों ना हो, चाहे वो घर की गृहिणी ही क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो उनके अंदर होनी चाहिए
जिसकी वजह से ही संचालन संभव है। तो आइए देखते हैं कि एक प्रबंधक के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो हम लोग जब बात करते हैं प्रबंधक की, प्रबंधक इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए प्रबंधक जो होता है, प्रबंधक के अंदर सहनशीलता, ठीक ना, टॉलरेंस कैपेसिटी होनी चाहिए। सहनशीलता अर्थात टॉलरेंस कैपेसिटी होनी चाहिए, सहनशीलता। देखिए सहनशीलता इसलिए कही जा रही है क्योंकि किसी भी घर के वातावरण को बनाए रखने के लिए सहनशीलता आवश्यक है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि कहीं भी अगर 2 बर्तन होते हैं या 4 बर्तन होते हैं तो उनमें आवाज तो आती है। वही हाल किसी भी परिवार का भी होता है, ठीक ना। किसी परिवार में भी यही स्थिति होती है कि देखिए कितना हो प्यार दुलार नेह स्नेह हो, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो खींचातानी तो लगी रहती है हर परिवार में। तो वहाँ पे मेन रोल जो है वो गृहिणी का होता है और जो मुखिया होता है उसका होता है। इनके अंदर सहनशीलता का गुण होना चाहिए, क्योंकि इसी सहनशीलता की वजह से क्या होता है, परिवार का संचालन सही तरीके से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई तकरार हुई घर में, सास बहू के बीच में ही कोई तकरार हो गई, तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर जो मेन जो भी घर की गृहिणी है वो अगर थोड़ी सी मतलब कि चातुरता दिखाए, बुद्धिमत्ता दिखाए, तो वो बातें बढ़ने से रुक सकती हैं, ठीक ना। और इस प्रकार से परिवार का जो माहौल रहता है वो भी सही बना रहता है, ठीक ना। तो इसीलिए सहनशीलता का होना आवश्यक है। अगला है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी। बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता अर्थात चातुर्य, ठीक ना। बुद्धिमत्ता का होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि देखिए परिवार का संचालन जो है वो मुख्य रूप से देखिए गृहिणी के ही हाथ में होता है। वहां पे गृहिणी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि जो भी आय व्यय है उसका बजट वो सही से बनाए, ठीक ना। क्योंकि आवश्यक नहीं है कि हर परिवार में भरपूर आय हो, ठीक ना। सीमित आय में भी जो है वो घर का निर्वहन करना अगर सही तरीके से आता है तो हो जाएगा, वो कोई बहुत टफ वर्क नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बुद्धिमत्ता, अगर एक गृहिणी जो है वो बुद्धिमान है, चातुर्यता का प्रयोग कर रही है, तो वो कम खर्च में भी अपने घर को जो है वो अच्छे से संचालन कर सकती है। जैसे कि हम लोगों ने कल बात किया था कि हम बहुत महंगे फलों को ना लेके सस्ते फलों को भी ले सकते हैं, उसमें भी भरपूर प्रोटीन्स विटामिन्स, ठीक ना, विटामिन्स की जो मात्रा होती है वो भरपूर होगी, ठीक ना। अगर जैसे मान लीजिए घर में कोई सदस्य है, बीमार सदस्य है, स्पेशली अगर बच्चे बीमार हैं, ठीक ना, और उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ये आवश्यक नहीं है कि उसे हम महंगा जूस ही पिलाएं, उसे हम अनार का जूस ही पिलाएं और उसके बाद से अनार का जूस पिला के ही उसको हम क्या करें, उसको हम स्वस्थ कर सकते हैं। बल्कि थोड़ा चातुर्यता का प्रयोग करके क्या करें, बच्चों को हम साग सब्जी या फिर चुकंदर ये सब सैलेड में देके भी वो उनका हेल्थ सही कर सकते हैं, ठीक ना। वैसे भी देखिए घर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सब्जियां बिल्कुल प्रयोग जो है वो पसंद नहीं आती है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बहला फुसला के बच्चों को उन्हीं सब्जियों को डिफरेंट तरीके से बना के भी बच्चों को खिलाया जा सकता है और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है विटामिन और मिनरल से रिलेटेड उसको फुलफिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके ही इन सारे कार्यों को किया जा सकता है। अगला है कार्य कुशलता। कार्य कुशलता, कार्य कुशलता की बात क्यों की जा रही है, देखिए कल भी हम लोगों ने इस टॉपिक पे बात किया था कि कार्य कुशलता जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है गृहिणी का, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर वो अच्छे से करती है तो आवश्यकता की पूर्ति जो है वो संतुष्टि के स्तर तक होगी। लेकिन अगर कार्य में कुशलता नहीं है, सिर्फ कोरम पूर्ति किया जा रहा है, तो वहाँ पे आवश्यकता की पुष्टि तो हो जाएगी लेकिन संतुष्टि जो है वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए आवश्यक है कि कार्य में कुशलता भी होनी चाहिए। और अगर कार्य में कुशलता है तो हम
क्या कर सकते हैं, हम समय, शक्ति और धन इन तीनों की ही बचत कर सकते हैं। ठीक ना, कैसे? जैसे देखिए कि ये आवश्यक नहीं है कि हम जो है घर के जितने काम है सारे ट्रेडिशनल मेथड से ही करें, क्यों? ठीक ना, वहाँ पे हम थोड़ी सी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके ये कर सकते हैं कि अभी बाजार में बहुत सारे ऐसे जो है वो उपकरण उपलब्ध हैं जिससे कि हमारा समय की बचत हो सकती है। ठीक ना, हमारी शक्ति की बचत हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि सिलबट्टे की जगह अगर हम मिक्सर ग्राइंडर का यूज करते हैं तो बहुत कम समय में हमारे पीसने वाला काम जो है वो आसानी से हो सकता है। अगर वॉशिंग मशीन का यूज करें तो भी बहुत इजली जो है वो कपड़े जो है वो जल्दी से धुल भी जाएंगे और समय का बचत होगा, साथ ही शक्ति का बचत होगा। इन दोनों चीजों का बचत करके हम अन्य कार्यों को कर सकते हैं जिन कार्यों को करने से भी परिवार के सदस्यों की जो है वो परिवार के स्तर की ग्रोथिंग हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर समय का बचत हो रहा है तो कुछ ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जिससे कि आय में और भी वृद्धि हो। ठीक ना, तो ये सारी चीजें हैं। इस प्रकार से कार्य कुशलता के द्वारा एक गृहिणी अपने समय, शक्ति और धन की बचत करके भी अब अतिरिक्त समय में वो अधिक आय का उपार्जन कर सकती है। अगला है मितव्ययिता। मितव्ययिता, मितव्ययिता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कंजूसी पूर्वक किया गया कार्य। ठीक ना, मितव्ययिता का अर्थ ये होता है कि धन वहीं खर्च करिए जहां पे आवश्यक हो। अगर आवश्यक ना हो तो धन का खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन, देखिए धन जो है एक तरफ से हमें शक्ति प्रदान करता है। अगर मान लीजिए अगर हम लोग दो ऐसे लोगों की बात कर लें, जैसे कि मान लीजिए दो एक ही बैकग्राउंड मतलब एक ही स्तर के परिवार हैं, ठीक ना, लेकिन अचानक से कहीं एक परिवार के पास धन अधिक आ गया और एक परिवार के पास धन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस परिवार के अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि मैं धनवान हूँ, मैं मतलब शक्तिशाली हूँ, मैं सभी कार्यों को इजीली कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ, अपना जीवन स्तर और ऊंचा कर सकता हूँ। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि धन जो है वो हमें एक तरफ से क्या देता है, हमें एक तरफ से कॉन्फिडेंट भी देता है कि हम अपने कार्यों को और अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक ना, तो ये देखिए मितव्ययिता का अर्थ यही होता है कि हम धन का खर्च वहीं करें जहां पे आवश्यक हो। अनर्गल खर्च करके हम कभी भी कर्ज हमारे ऊपर ना लदे, ऐसी कंडीशन हम ना लाएं। तो इसीलिए आवश्यक है कि धन का खर्च वहीं करें जहाँ पे जरूरी हो। जैसे देखिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो देखती हैं, अरे मेरी पड़ोस में तो ये सामान आ गया, मेरे घर नहीं है, मैं भी चल रही हूँ लाने। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आवश्यक हो तो ही वो सामग्री आप खरीदिए, वरना मत खरीदिए। ठीक ना, क्योंकि धन आपका बचा रहेगा तो वो आपके बहुत सारे काम आएंगे उस धन से। ओके, तो यहाँ पे धन का मतलब धन को जो है वो संचित करके रखना अति आवश्यक है। अगला है कल्पना शक्ति। एक मैनेजर के अंदर या फिर एक गृहिणी के अंदर, ठीक ना, ये बहुत आवश्यक है कि उसके अंदर कल्पना शक्ति हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो गृहिणी या मैनेजर सिर्फ अपनी कल्पना शक्ति से सोच के उन लोगों को उन कार्यों को कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि गृहिणी है, ठीक ना, और उसके घर पे कोई छोटा मोटा फंक्शन है, उस कंडीशन में उसे घर की सजावट करनी है, तो वो ऐसे तो नहीं कि बहुत सारा सामान मंगा के अपने घर पे रख ले। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम एक ऐसी फैमिली की बात कर रहे हैं जहाँ पे सीमित आय है, जहाँ पे अत्यधिक पैसे नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में एक समझदार बुद्धिमान गृहिणी क्या करेगी? कल्पना ये कर सकती है कि अगर हम फ्लावर्स की लाइंस कुछ बना दें, कुछ डेकोरेशन हम रंगीन कपड़े से कर दें, कुछ डेकोरेशन हम इस लाइटिंग से कर दें, तो लगभग कितना हमें जो है वो फूलों की लड़ी की आवश्यकता पड़ सकती है, कितने कलर के कपड़े की आवश्यकता पड़ सकती है, कितने कलर के हमें लाइट्स रहेंगे तो वो सजावट और भी सुंदर लगेगी। तो इस प्रकार से कल्पना शक्ति के द्वारा वो देख के उतनी ही चीजों को वो क्या कर सकती है? मंगवा सकती है। तो ये कल्पना शक्ति होती है, ठीक ना, ये बहुत आवश्यक होता है कल्पना शक्ति। इससे क्या होता है? हम अनर्गल खर्च से बच जाते हैं। सपोज आप जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो कपड़ा ही कोई सिल रही है, ठीक ना, और उसको कुछ नया डिजाइन इन्वेंट करना है
एक नया डिजाइन का इन्वेंशन करना है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगी, वो कल्पना शक्ति के द्वारा ये सोच सकती है कि अगर मैं यहाँ पे गोटे लगाऊं, अगर मैं यहाँ गोटे लगाऊं तो कपड़ा कैसा दिखेगा, ठीक ना। एक वो कल्पना शक्ति से उस कपड़े के डिजाइन को वो एक बार देख सकती है। तो ये सारी कल्पना शक्ति है जिसके द्वारा क्या होता है, हम अनर्गल खर्च से बच जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अगला है निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग। निर्णय शक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी एक स्टेप है, ठीक ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी एक क्वालिटी है किसी भी मैनेजर के अंदर। क्योंकि अगर मैनेजमेंट के प्रत्येक पड़ाव में, प्रत्येक चरण में क्या लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक ना। तो डिसीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये क्वालिटी अगर किसी मैनेजर के अंदर होती है तो निश्चित रूप से वो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। क्योंकि देखिए, सही निर्णय सही समय पे अगर लिया जाए तो हमारा कार्य भी सही समय पे क्या होता है, संपादित होता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित होता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आप ही लोग का एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज आप लोग को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार, एग्जाम तो बहुत जल्दी आने वाले हैं, डेट्स आ गए, अभी मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, और इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर क्लासेस लेनी चाहिए, ठीक ना, या फिर कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और सिर्फ एक महीने का टाइम बचा हुआ, तो इस कंडीशन पे क्या करें। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। अगर आपके अंदर क्वालिटी है सेल्फ स्टडी की और आप पूरा कवर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, तो भाई ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस समय पे क्या डिसीजन लेते हैं। अगर कोचिंग जो है वो आपके लिए कोई अच्छी कोचिंग आपको मिल जाती है जहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं इसलिए, तो सिर्फ आपको पढ़ना ही रह जाएगा, ठीक ना। तो ये डिपेंड ये करता है कि आप डिसीजन कैसा लेते हैं और क्या लेते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका कार्य कहाँ तक संपादित होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने की क्वालिटी। अगला है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण, क्या आपके अंदर है आत्मनियंत्रण? देखिए, आत्मनियंत्रण सभी के अंदर बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो आप हो, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट की प्रक्रिया कर रहा है, उसके अंदर आत्मनियंत्रण होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आप लोग भी तो अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी एग्जाम क्रैक करने के लिए अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो क्या आपके अंदर, आपके ऊपर है आपका नियंत्रण। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने मोबाइल उठाया क्लास देखने के लिए, तब तक आपको दिखा अरे यार व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया है, जरा मैं व्हाट्सएप चेक कर लूँ। अच्छा, आप मैसेज पे चले गए, उसके बाद से अरे यार स्टेटस किसी ने लगा रखा, जरा स्टेटस देख लूँ, फिर आप स्टेटस पे चले गए, फिर आपको लगा अरे इंस्टाग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया, जरा देखूँ मैं क्या है क्या है क्या है। अच्छा, फेसबुक पे भी किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा है, जरा ये मैं देख लूँ। इसे ऐसा ही करते 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 हमारा 1 घंटे से ऊपर का टाइम चला गया, ठीक ना। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका आत्मनियंत्रण है कि नहीं मुझे अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ, मुझे कोई व्हाट्सएप नहीं चेक करना है, मुझे कोई इंस्टा पे नहीं जाना है, और ना ही मुझे कोई फेसबुक अकाउंट चेक करना है। इस समय अगर मैं स्टडी करने बैठा हूँ तो सिर्फ मैं स्टडी ही करूँ। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि ये आपका आत्मनियंत्रण पे, आप अपने आत्मनियंत्रण के द्वारा अपने मोबाइल का मिसयूज कम करके आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने कार्यों को सफल बनाने में। लेकिन जहां आप उसको मिसयूज किए तो वहां पे ना तो आपका कार्य सफल रह पाएंगे और ना ही आप अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये होता है आत्मनियंत्रण कि हम कैसे अपने आत्म को नियंत्रित करके, अपने आप को नियंत्रित करके अपना फोकस अपने कार्य की तरफ करें। अगला है हमारा उत्साह।
अगला है उत्साह। उत्साह, उत्साह क्यों? देखिए उत्साह भी एक बहुत ही आवश्यक एक क्वालिटी है, ठीक ना। उत्साह के द्वारा किया हुआ कार्य जो है वो बहुत अच्छी तरह से संपादित भी हो जाता है और माहौल भी बहुत खुशनुमा रहता है, ठीक ना। देखिए एक तो फैमिली की अगर बात करें गृहिणी के अंदर, अगर गृहिणी उत्साह पूर्वक सारे कार्य करती है तो कार्य बहुत ही अच्छे माहौल में सारे संपादित हो जाते हैं और साथ ही साथ छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी खुशियों को भी वो बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कर लेती हैं और परिवार के सभी सदस्य भी इसको इंजॉय कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा बना रहता है, घर में घर का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ बना रहता है, ठीक ना। और साथ ही साथ अगर हमारे अंदर उत्साह है तो निश्चित, अगर किसी संगठन की बात करें तो अगर मैनेजर उत्साह पूर्वक सारे कार्यों को संचालित करता है तो उसके साथ कार्य कर रहे सभी जो है वो सभी जो कर्मी हैं वो भी उत्साह पूर्वक अपने कार्यों को संपादित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रेल के डिब्बे की बात करें, अगर रेल का इंजन जो है वो धीरे धीरे चलता है तो उसके पीछे लगे सारे डिब्बे धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन एक रेल का इंजन अगर बहुत तेजी से चलता है तो डिब्बे भी तेजी से ही चलेंगे। तो ये डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर कि अगर मैनेजर उत्साह पूर्वक कार्यों को संचालित करता है तो साथ में सारे एम्प्लॉय भी उसको उत्साह पूर्वक ही समाप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे अगला है हमारा मानव स्वभाव को समझना। यहाँ पे लिखते हैं मानव स्वभाव को समझना। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि मानव स्वभाव को समझ के अगर हम कार्य करते हैं तो अगला जो व्यक्ति होता है वो भी उससे बहुत ही प्रसन्नचित रहता है, बहुत ही खुश रहता है उन सारे कार्यों से। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बच्चे की ही बात करें, बच्चे के स्वभाव को हम समझ लेते हैं कि वो किस प्रकार से स्टडी करना चाहता है, किस प्रकार से पढ़ना चाहता है और उसी प्रकार से पढ़ाया जाए तो बच्चे उन सारी चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से क्या करते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने तरीके से जबरदस्ती उनके ऊपर कोई चीज़ थोपे तो वो निश्चित उसको नहीं सीख पाते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर अगले व्यक्ति के स्वभाव को समझ के उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारा कार्य भी जल्दी से संपादित हो जाता है और अगला व्यक्ति जो है वो हमसे प्रसन्न भी रहता है। तो इसीलिए आवश्यक है कि मानव के स्वभाव को समझना, ठीक ना। इस प्रकार से अगर हम लोग मानव के स्वभाव को समझते हैं तो प्रेम, दया जो है वो सारी चीजें अपने आप जो है वो मतलब अगले व्यक्ति के प्रति, चाहे हमारा और उनके बीच में एक संबंध जो है वो एक अच्छा प्रेम का संबंध बना रहता है। तो ये सारी तो हमारी मैनेजर्स की क्वालिटीज हो गई। एक बार हम लोग पूरे चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, गृह प्रबंध देखा था। गृह प्रबंध में हम लोगों ने क्या देखा था, गृह और प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गृह जहाँ पे एक भावनात्मक शब्द है, वहीं पे प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन ये तीनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं और उसके बाद से संसाधनों का प्रयोग करके हम आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आवश्यकता की पूर्ति किस स्तर से तक हुई है जिससे कि हमें संतुष्टि मिल सके। आगे हम लोगों ने विशेषज्ञों को देखा था, तो वहां पे ग्रास और प्रेडल ने जहाँ पे इसको मानसिक प्रक्रिया बताया था, वहीं पे निकिल और डॉर्सी ने इसे क्या कहा था कि आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा हम पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। वहीं पे लिचफील्ड ने कहा था इसे एक्शन ऑफ साइकिल और कोर्टिजन ने इसे व्यवहारिक विज्ञान कहा था और हमारे पी देवदास भैया ने इसे क्या कहा था, इसे एक बांध के समान कहा था, ठीक ना। यहाँ तक तो चीजें कंप्लीट हो गई। आगे हम लोगों ने इसकी क्या देखी थी, विशेषता देखी थी और उसके बाद से हम इसका उद्देश्य देखे थे। उद्देश्य के बाद से अभी हम लोगों ने क्या देखा है, प्रबंधक की क्वालिटी देखी है, जहाँ पे प्रबंधक की क्वालिटी में हम लोगों ने देखा है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, मानव स्वभाव को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, कार्य में कुशलता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, निर्णय शक्ति होनी चाहिए, मितव्ययिता होनी चाहिए, कल्पना शक्ति होनी चाहिए और आत्मनियंत्रण होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये जो मैनेजमेंट का पोर्शन है वो क्या होता है, समाप्त होता है। ये जो टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट का पोर्शन, जो हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट का, ये समाप्त होता है। और आगे हम लोग देखेंगे हमारा क्या है, अगला
टॉपिक मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, और वो क्या है, वैल्यू, गोल और स्टैंडर्ड। ठीक ना। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही, और हमारा अगला टॉपिक क्या है, वैल्यू, गोल और स्टैंडर्ड। तो आप लोग भी साथ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और यहाँ पे दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कभी भी बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते चलिए। तो आपको कभी भी नोट्स के पीछे नहीं भागना पड़ेगा कि कोई मुझे नोट्स दे दे, नोट्स दे दे। आप खुद पढ़ते चलिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।